नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर बालेंद्र सिंह के साथ। और आज का जो अपना टॉपिक है वो होगा अर्थशास्त्र। आज हम जानेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। परिभाषा, अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है? तो अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग का अध्ययन करते हैं। उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। क्या है, लिख देते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग एवं विनिमय का अध्ययन किया जाता है। आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग आदि का अध्ययन किया जाता है। ये हो गई आपकी अर्थशास्त्र की परिभाषा। कुछ वैज्ञानिक हुए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी। सबसे पहले 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को अपनी पुस्तक, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी बुक यानी पुस्तक जो थी, पुस्तक कौन सी थी? पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया। वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने क्या बताया? इनके अनुसार एडम स्मिथ ने बताया अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इन्होंने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। सत्रह सौ छिहत्तर ईस्वी में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन, और वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने बताया कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या है? एक धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक होते हैं
जिनका नाम है मार्शल। दूसरे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मार्शल। मार्शल ने अर्थशास्त्र को असीमित इच्छाओं या असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित संसाधनों का विज्ञान बताया। मार्शल ने 1890 ईस्वी में बताया अर्थशास्त्र असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित संसाधनों से संबंधित विज्ञान है। असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों का विज्ञान है। इन्होंने कहा असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित संसाधनों का विज्ञान है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित संसाधनों का विज्ञान है। मार्शल ने 1890 ईस्वी में यह बताया कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, मानव की जो असीमित आवश्यकताएं हैं और जो सीमित संसाधन हैं उसका अध्ययन है। संसाधनों का अध्ययन है। मार्शल ने 1890 ईस्वी में बताया जो अर्थशास्त्र है वो मानव की असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित संसाधनों का अध्ययन है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले वैज्ञानिक मिलते हैं हमें सैमुअलसन। अगले वैज्ञानिक जो हैं उनका नाम है सैमुअलसन। अगले वैज्ञानिक मिलते हैं सैमुअलसन। सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र के बारे में क्या बताया? तो सैमुअलसन ने कहा अर्थशास्त्र जो है वो विकास का शास्त्र है। सैमुअलसन ने बताया अर्थशास्त्र विकास का शास्त्र है। आधुनिक वैज्ञानिक सैमुअलसन हुए, इन्होंने बताया अर्थशास्त्र जो है वो विकास का शास्त्र है। सैमुअलसन ने बताया क्या कहा? अर्थशास्त्र विकास का शास्त्र है। सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा। सैमुअलसन ने कहा अर्थशास्त्र विकास का शास्त्र है। हमारे आधुनिक वैज्ञानिक मिलते हैं कपिल आर्य। कपिल आर्य ने एक पुस्तक लिखी अर्थमेघा। अगले वैज्ञानिक मिलते हैं कपिल आर्य।
कपिल आर्य ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है अर्थमेघा। कपिल आर्य की पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक है अर्थमेघा। अर्थमेघा। कपिल आर्य की एक पुस्तक थी जिसका नाम था अर्थमेघा। अर्थमेघा में इन्होंने कहा जो हमारी अर्थशास्त्र है वो सुख का विज्ञान है। इन्होंने कहा अर्थशास्त्र सुख का विज्ञान है। सुख का विज्ञान है। हमारे वैज्ञानिक मिले कपिल आर्य। कपिल आर्य ने अर्थशास्त्र को बताया अर्थशास्त्र सुख का विज्ञान है। एक वर्तमान में जो एक अच्छी सी परिभाषा चल रही है अर्थशास्त्र की, उससे आपको पूरी अर्थशास्त्र की परिभाषा समझ में आ जाएगी। परिभाषा क्या होती है, क्या है अर्थशास्त्र की परिभाषा। हम एक परिभाषा लिखते हैं वर्तमान में। परिभाषा समझने के लिए, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो हमें सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं की पूर्ति करना सिखाता है। क्या है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो हमें सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति करना सिखाता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो हमें असीमित संसाधनों से अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो हमें सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं अथवा असीमित इच्छाओं की पूर्ति करना सिखाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जानते हैं इच्छा क्या होती है। इच्छा या आवश्यकता। आवश्यकता हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है जो हमें ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जीवन में जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमारी क्या है, आवश्यकताएं ही कहलाती हैं। जो हमें हमारे जीवन में जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो हमारे दिनचर्या में रोज़मर्रा में
इस्तेमाल होते हैं वो क्या है? हमारी आवश्यकताएं हैं। दूसरा शब्द आता है ये हो गई हमारी इच्छा। दूसरा शब्द आता है संसाधन। संसाधन। अब ये संसाधन क्या होते हैं? दूसरा शब्द आता है संसाधन। जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं या इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए जो भी वस्तु हम प्रयोग करते हैं, जो हमारी इच्छाएं या आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जो भी हम वस्तुएं प्रयोग करते हैं वो क्या है? सभी संसाधन कहलाते हैं। संसाधन के रूप में पैसा, कोयला, बिजली आदि हो सकते हैं। पैसा हो सकता है, बिजली हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, संसाधन के रूप में पानी हो सकता है। संसाधन के रूप में क्या हो सकता है? संसाधन हमारा पैसा, पानी, कोयला, बिजली, और विद्युत। विद्युत ये चीज़ें हमारे संसाधन के रूप में हो सकते हैं। संसाधन क्या है? संसाधन सीमित होते हैं। संसाधन के साथ हमारा सोलर पावर भी हो सकता है, पवन ऊर्जा भी हो सकती है। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे सोलर है, जो हमारा सोलर है वो तो असीमित है, सीमित कहाँ हुआ? ऐसा नहीं, हमारा जो सोलर है वो भी सीमित है। आपने बोल दिया, जैसे बोल दिया सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा सीमित है या असीमित है? सौर ऊर्जा सीमित है या असीमित है? सीमित है या असीमित है? सौर ऊर्जा सीमित है या असीमित है? तो सौर ऊर्जा सीमित है। कैसे? जरूरी नहीं है कि हमको हर समय सूर्य की रोशनी मिले। सौर ऊर्जा के लिए हमें सबसे ज़रूरी होता है सूर्य की रोशनी। हमें 24 घंटे और 12 महीने सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है। जब तक सूर्य की रोशनी मिलेगी तब तक तो हमारा जो सौर ऊर्जा है वो निरंतर काम करेगा। जब सूर्य की रोशनी मिलना बंद हो जाएगी तो क्या होगा? सौर ऊर्जा काम करना बंद कर देगा। इसलिए क्या है? सौर ऊर्जा भी हमारा सीमित है। इसी प्रकार हमारी पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के लिए भी हमें क्या? एक स्पीड चाहिए। हमें पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हवा की एक स्पीड चाहिए। न्यूनतम जो स्पीड होती है, न्यूनतम 10 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर +- 2, लगभग 10 किलोमीटर कि हमें क्या? पवन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सॉरी, पवन की स्पीड यानी हवा की स्पीड अगर 10 किलोमीटर के आसपास है तब तो हमारा पवन ऊर्जा कार्य करेगी, तब तो हमें पवन ऊर्जा मिलेगी। अन्यथा अगर इस स्पीड से नीचे अगर पवन ऊर्जा है, सॉरी पवन की चाल है, अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे से नीचे
या सॉरी 10 किलोमीटर प्लस माइनस 2, यानी कि 8 किलोमीटर से नीचे। अगर 8 किलोमीटर से नीचे हवा की गति हुई तो पवन ऊर्जा क्या है, कार्य नहीं करेगी। हमारा जो पवन ऊर्जा जिस इंस्ट्रूमेंट से उत्पन्न कर रहे हैं हमारी पवन चक्की जो है वो 10 किलोमीटर से नीचे में काम करना बंद कर देगी। इसी प्रकार अगर हवा की गति अधिक हो जाती है, अगर हमारी हवा की गति 36 किलोमीटर पर आवर से एक्स्ट्रा हो गई, 36 किलोमीटर पर आवर से अधिक हो जाती है, तो जो हमारी पवन चक्की है वो काम करना क्या है, बंद कर देती है। इसलिए कहा तो हमारी जो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जाएं हैं ये क्या है, सीमित है। फिलहाल पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा अपना टॉपिक नहीं है, अपना टॉपिक है अर्थशास्त्र। थोड़ी सी जानकारी हमने आपको दे दी। अब जो हमारा अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र या लघु अर्थशास्त्र। लघु अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा है बृहद अर्थशास्त्र। बृहद अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा है बृहद अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र। बृहद अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र। लघु अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र या लघु अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा है बृहद अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। बृहद अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। बृहद अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जानते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। उसके बाद जानेंगे बृहद अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स। सूक्ष्म अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी
एक व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जबकि बृहद अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति समूह के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जानते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है। इसके अंतर्गत किसी एक व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति होगा। सबसे पहली चीज आती है मांग। मांग कौन करेगा? उपभोक्ता करेगा। उपभोक्ता मांग करेगा। मांग कौन करेगा? उपभोक्ता करेगा। दूसरी चीज आती है आपूर्ति। आपूर्ति उत्पादनकर्ता करेगा। आपूर्ति कौन करेगा? उत्पादनकर्ता करेगा। उत्पादन ये भी कौन करेगा? उत्पादनकर्ता करेगा। आदि। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें मांग, आपूर्ति, उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। मांग कौन करता है? उपभोक्ता मांग करेगा। उत्पादन कौन करेगा? आपूर्ति कौन करेगा? उत्पादनकर्ता करेगा। उत्पादन कौन करेगा? उत्पादनकर्ता करेगा। तो ये हो गया हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अब थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, बृहद अर्थशास्त्र क्या होता है। बृहद अर्थशास्त्र इस चीज के बारे में अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हमें अर्थशास्त्र के अंतर्गत बृहद अर्थशास्त्र का ही अध्ययन करना है। दूसरी चीज आती है बृहद अर्थशास्त्र। बृहद अर्थशास्त्र। बृहद अर्थशास्त्र क्या होता है? बृहद अर्थशास्त्र क्या होता है? बृहद अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति समूह के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किसका? बृहद अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति समूह के आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं या आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति समूह के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। बृहद अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति समूह के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब बृहद अर्थशास्त्र
बृहद अर्थशास्त्र में क्या होगा? कुल मांग। उसमें मांग थी क्योंकि एक व्यक्ति कर रहा था। इधर क्या है? व्यक्ति समूह है, तो व्यक्ति समूह में कई व्यक्ति मांग करेंगे तो क्या होगी? कुल मांग। एग्रीगेट डिमांड। कुल मांग, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड, कुल मांग होगी। लघु अर्थशास्त्र में क्या था? एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति ने मांग की तो मांग हुआ। इधर क्या हुआ? व्यक्ति समूह है, कई व्यक्ति हो गए तो कई व्यक्तियों की मांग हुई, तो क्या हुआ? यहाँ कुल मांग हुई। तो क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड, यानी कुल मांग, एग्रीगेट डिमांड। इसी प्रकार अगला आता है कुल आपूर्ति। दूसरा आया कुल आपूर्ति। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, वहां क्या था? एक व्यक्ति सप्लाई कर रहा था तो क्या था? केवल आपूर्ति थी। वहां क्या था? एक व्यक्ति था तो केवल आपूर्ति थी। यहां क्या हुआ? व्यक्ति समूह हो गया तो क्या हुआ? यहां हो गया व्यक्ति समूह तो कुल आपूर्ति हो गई। इसी प्रकार अगला आता है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। इसमें अध्ययन करेंगे हम किसका? राष्ट्रीय आय का भी अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। चौथी बात आती है नियोजन यानी प्लानिंग। नियोजन, प्लानिंग। नियोजन में क्या है? प्लानिंग करते हैं। बृहद अर्थशास्त्र के अंतर्गत कुल मांग, कुल आपूर्ति, राष्ट्रीय आय, नियोजन आदि का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। बृहद अर्थशास्त्र व्यक्ति समूह के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन है। इसके अंतर्गत कुल मांग, कुल आपूर्ति, राष्ट्रीय आय और नियोजन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब अर्थशास्त्र होगी। अच्छा ये बताइए अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या होता है? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे स्कूल में, इंटर पास कर लिया, कभी इकोनॉमिक्स कभी इकोनॉमी कुछ भी बोल देते थे। लेकिन अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर है। अर्थशास्त्र
अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र जो होता है वो आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन होता है, जबकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो आर्थिक सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप होता है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन है। आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन है। का अध्ययन है। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था आर्थिक सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप है। आर्थिक सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप है। आज हम लोग केवल बेसिक जानकारी ले रहे हैं। अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन है, जबकि अर्थव्यवस्था आर्थिक सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत जीडीपी, भारत की जीडीपी क्या है? अर्थशास्त्र के अंतर्गत जीडीपी, मौद्रिक नीति, बेरोजगारी, नियोजन आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। जीडीपी, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, जीडीपी, मौद्रिक नीति, बेरोजगारी और नियोजन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। बेरोजगारी, नियोजन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन होता है। अर्थव्यवस्था आर्थिक सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप होता है। अर्थशास्त्र में जीडीपी, मौद्रिक नीति, बेरोजगारी, नियोजन आदि आते हैं, जबकि किसी क्षेत्र विशेष में इन सिद्धांतों को जब लागू कर दिया जाता है, किसी क्षेत्र विशेष में इन सभी सिद्धांतों को जब हम लागू कर देते हैं तो क्या होता है? अर्थव्यवस्था होता है। किसी क्षेत्र विशेष में इन सभी सिद्धांतों को, सभी सिद्धांतों को लागू करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। जो हमारा अर्थशास्त्र है वो आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन है। इसमें जीडीपी, मौद्रिक नीति, बेरोजगारी, नियोजन आदि आते हैं, जबकि यही जो सिद्धांत हैं अगर किसी एक पर्टिकुलर, एक प्रॉपर क्षेत्र में, एक प्रॉपर एरिया में इन सिद्धांतों को लागू कर देते हैं, अगर प्रॉपर एक एरिया में इन सिद्धांतों को लागू कर देते हैं तो वो क्या होता है? वो हमारा अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या क्या होती हैं? अब हम आते हैं थोड़ा अर्थव्यवस्था की तरफ। अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो क्या क्या होती हैं?
तो अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख केंद्रीय समस्याएं हैं। कितनी? अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं? तो अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख केंद्रीय समस्याएं। 3 प्रमुख केंद्रीय समस्याएं हैं। केंद्रीय समस्याएं हैं कौन कौन सी? पहली समस्या है क्या उत्पादन करें? व्हाट डू प्रोड्यूस। पहली जो समस्या है क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, व्हाट डू प्रोड्यूस। ये समस्या। दूसरी समस्या आती है हमारी कैसे उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस। दूसरी समस्या है कैसे उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरी समस्या आती है किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। तीसरी जो समस्या है वो आती है किसके लिए उत्पादन करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए उत्पादन करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए उत्पादन करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख केंद्रीय समस्याएं हैं। अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख केंद्रीय समस्याएं कौन सी? क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। मान लीजिए आप एक नई कंपनी खोलना चाहते हैं। आप एक नई कंपनी खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? क्या उत्पादन करें। आप नई कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में क्लिक होगा वो क्या होगा? क्या उत्पादन करें। आपने सोच लिया क्या उत्पादन करें। आपने उत्पादन करने के बारे में जब सोच लिया कि क्या उत्पादन करना है हमको, तो दूसरी समस्या क्या होगी? दूसरी जो आएगी वो होगी कैसे उत्पादन करें। आपने ये तो क्लियर कर लिया कि क्या उत्पादन करना है हमको, लेकिन उसके बाद दूसरी समस्या आती है उत्पादन तो हम ये करेंगे लेकिन कैसे करेंगे, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपने ये भी चलिए किसी तरह मैनेज कर लिया और ये भी आपने मैनेज कर लिया कि कैसे उत्पादन करना है। तीसरी समस्या आती है किसके लिए उत्पादन करें। आप जब कोई कंपनी खोलने जा रहे हैं तो आपको पहली समस्या आएगी क्या उत्पादन करें, दूसरी समस्या आएगी कैसे उत्पादन करें,
सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, क्या उत्पादन करें। दूसरी बात आएगी, अगर ये करें तो फिर हम कैसे करें। उसके बाद आप मार्केट देखेंगे, किसके लिए हमको उत्पादन करना चाहिए, किसके लिए उत्पादन करना चाहिए। तो ये जो तीन हैं, ये अर्थशास्त्र की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं हैं। अर्थशास्त्र की तीन प्रमुख केंद्रीय समस्याएं हैं। बेरोजगारी और मजदूरी ये केंद्रीय समस्याएं नहीं होती हैं। जब केंद्रीय समस्याओं के अंदर आ जाएंगी आपकी बेरोजगारी वगैरह जो भी है। अगला, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सॉरी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। वर्तमान समय में जो अर्थव्यवस्था है वो तीन प्रकार की है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था के वर्तमान में तीन प्रकार हैं। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार हैं। कौन कौन से? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पहली आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा कठिन शब्द है, हिंदी में याद रखें। दूसरी आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्टिक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्टिक इकोनॉमिक्स। सोशलिस्टिक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। दूसरी आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तीसरी आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित
अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था। अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था जो हमारी है वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए जानते हैं। अब आपको ले चलते हैं इंडियन इकोनॉमी की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो प्रमुख लक्षण जानते हैं इसके। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण कौन कौन से? प्रमुख लक्षण। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकसित देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है तथा विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर अर्थव्यवस्था है। क्या है? जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? अल्प विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकसित देशों के सापेक्ष भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। नंबर 1 कैसी है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। अल्प विकसित। दूसरा अल्प विकसित है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकसित देशों की तुलना में पिछड़ी हुई है। विकसित देशों की तुलना में पिछड़ी हुई है। हुई अर्थव्यवस्था है। विकसित देशों की तुलना में पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके प्रमुख लक्षण कौन से हैं? अल्प विकसित है, विकासशील है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण कौन से हो गए? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकसित देशों की तुलना में पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का विशेष महत्व है। एग्रीकल्चर का विशेष महत्व होता है। जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें देश की कुल जनसंख्या का लगभग 68.8% जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। तो हमारी लक्षण कृषि पर आधारित। जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वह कृषि पर आधारित है। कृषि पर आधारित है। कृषि पर आधारित है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था का है वो किसमें? कृषि पर आधारित है। हमारे जो भारत में जो लगभग 55% लोग हैं उनकी जो आजीविका का प्रमुख स्रोत है वो कृषि है। भारत में 55% भारत में 55% लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत कृषि है। देश की कुल आबादी का लगभग 68% या 68.8% है समथिंग देश की कुल आबादी का लगभग 68% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। कुल आबादी का 68% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। कृषि क्षेत्र का विदेशी मुद्रा अर्जन करने में अहम योगदान भी होता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में कच्चा माल जो होता है वो हम निर्यात करते हैं, जिसमें विदेशी मुद्रा अर्जन का विशेष महत्व है कृषि क्षेत्र का। चलिए अगला जानते हैं। जो हमारी दूसरा जानते हैं। जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रीय बाजार तथा राज्य की अहम भूमिका होती है। निजी क्षेत्र भी होंगे, सार्वजनिक क्षेत्र भी होंगे
बाजार भी होंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निजी, सार्वजनिक तथा बाजार का विशेष महत्व। हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र तथा बाजार का विशेष महत्व होता है। शुरुआती योजनाओं में सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य भूमिका थी। जब शुरुआत हुई थी सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की जो थी अहम भूमिका थी। परंतु क्या हुआ, 1991 के आरंभ से उदारीकरण के प्रभाव से निजी क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हुई है। प्रारंभ में सार्वजनिक क्षेत्र की अहम भूमिका थी, किंतु क्या 1991 से उदारीकरण के प्रभाव से निजी क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हुई। 1991 से उदारीकरण के प्रभाव से निजी क्षेत्र के योगदान में वृद्धि हुई। अगला जानते हैं, नंबर 3, लक्षण ही चल रहे हैं अभी। नंबर तीसरा लक्षण क्या है? तीसरा लक्षण, जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। विकसित देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है। अल्प विकसित देशों की तुलना में विकसित देशों की तुलना में पिछड़ी हुई। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है तथा विकसित देशों की तुलना में पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, जिसका आधार निम्न है। अल्प विकसित या विकसित देशों की तुलना में पिछड़ी हुई होने का कारण क्या है? इसका आधार क्या है? तो आधार क्या है इसका? आधार क्या है इसका? इसका आधार है कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान, प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम होना, जनसंख्या में अधिक वृद्धि, रोजगार श्रम शक्ति का अधिक अनुपात।
निर्धनता का अधिक अनुपात, कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान, प्रति व्यक्ति आय कम होना, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगार श्रम शक्ति का अनुपात, बेरोजगार श्रम शक्ति का अनुपात अधिक होना, निर्धनता का अनुपात अधिक होना। क्या हो सकता है आधार? सबसे पहला आधार आता है हमारा कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान। नंबर 1, फर्स्ट नंबर डालते हैं। फर्स्ट, कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान, अधिक योगदान, कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान। पहला आया कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान, प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम होना, प्रति व्यक्ति। दूसरा आता है प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम होना। तीसरा, जनसंख्या की अधिक वृद्धि। तीसरा कारण हो सकता है, तीसरा आधार जो है वो है क्या है? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। ये कारण या आधार हो सकते हैं। कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान, प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम होना, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगार तथा श्रम शक्ति का अधिक अनुपात। चौथा है बेरोजगारी तथा श्रम शक्ति का अधिक अनुपात। बेरोजगारी तथा श्रम शक्ति का अधिक अनुपात। बेरोजगारी तथा श्रम शक्ति का अधिक अनुपात। पांचवा कारण क्या होगा? पांचवा आधार क्या होगा? तो पांचवा आधार है निर्धनता का अधिक अनुपात, निर्धनता का अधिक अनुपात, निर्धनता का अधिक अनुपात। अगला, चलिए, तीसरा लक्षण है अल्प विकसित। विकसित देशों की तुलना में पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, जिसका आधार क्या है? जिसका आधार है कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान, प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम होना, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी तथा श्रम शक्ति का अधिक अनुपात, निर्धनता का अधिक अनुपात। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिन सूचकों के आधार पर, भारतीय अर्थव्यवस्था जिन सूचकों के आधार पर विकसित देशों से पिछड़ी हुई है, उन सूचकों में निरंतर सुधार हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिन सूचकों से पिछड़ी हुई है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर अर्थव्यवस्था है, विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर अर्थव्यवस्था है, विकसित देशों से पिछड़ी हुई है। जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो विकसित देशों की अपेक्षा पिछड़ी हुई है, इसमें निरंतर सुधार हो रहे हैं। जिन जिन सूचकों में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, जिन भी सूचकों में पिछड़ी हुई है, उन पर निरंतर सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, निरंतर सुधार हो रहे हैं। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जिन सूचकों में पिछड़ी हुई है, उन पे क्या है? निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। अगला टॉपिक होगा अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? आज अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं
नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम सेम टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट डे सेम टाइम। धन्यवाद, बाय बाय।